को किया पुरस्कृत। थोड़ी देर बाद लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व समारोह को करेंगे संबोधित। राज्य में पेयजल संकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समस्या के समाधान के लिए सरकार कर रही है प्रयास। जन शिकायतों के निराकरण के लिए कॉल सेंटर का गठन। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर चल रही है तैयारी। और राज्य के कई हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। क्या है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ के फोड़ उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है। हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के लाल किले में
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी करेंगे। मंत्री का संबोधन होगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह का दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। आज शाम दिल्ली के लाल किले में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। बेहद खास कार्यक्रम है ये, और कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से कर रही है। आयोजन के दौरान रागी और देश के विभिन्न भागों के बच्चे शबद कीर्तन में हिस्सा लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार पेयजल संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य अपने स्तर से जगह जगह इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के इस सवाल पर कहा कि सरकार जनता से जुड़ी हर समस्या का हल निकालने के लिए तत्पर है। कि उसका जवाब देना भी बड़ा ये है, चीजें हैं जो अप्रत्याशित कभी कभी हो जाता है। इतनी भीषण गर्मी मुझे लगता है कभी लोगों ने देखा नहीं, और आने वाला समय में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार हर संभव हर समस्या का समाधान का हल निकालने के लिए तत्पर है, और जहां जैसी समस्या है उसका उस तरीके से समाधान निकाला जा रहा है। राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि पेयजल की समस्या से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। श्री प्रशांत अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि पेयजल से संबंधित जन शिकायतों के लिए कॉल सेंटर का गठन किया गया है, जहां प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, और समस्याओं को दर्ज कराने के कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं। कोई लिखित में शिकायत भेज सकता है, कोई फोन पर भेज सकता है, कोई व्हाट्सएप पे भेज सकता है, कोई ईमेल से भी भेज सकता है। आप सीधे चाहे तो पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको या हमारे जो शिकायतकर्ता को मदद करेंगे कंप्लेंट्स को रजिस्टर। उन्होंने राज्य के अधिकांश लोगों को घर तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन की भी जानकारी देते हुए कहा कि विभाग 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घर पर नल से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। मिशन के तहत कुल 59,23,320 करोड़ तक हमें पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाना है, और ये काम हमें 2024 तक पूरा करना है। 31 मार्च 2022 तक हम लोगों ने। पत्रकार वार्ता में विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को विभाग तक पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया में भ्रामक शिकायत न करने की अपील भी की। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण के लिए 14 और दूसरे चरण के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे। इधर गोड्डा जिले में द्वितीय चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। बसंतराय, पत्थरगामा और महगामा प्रखंड के कई उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे भरे। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने कहा कि नक्सल प्रभावित सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चेकिंग अभियान शुरू की गई है।
फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर गुप्त सूचना के माध्यम से, या फिर हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2380 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 1231 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 13,433 मामले सक्रिय हैं। मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गई है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर वर्तमान में 0.43% दर्ज की गई है। वहीं दैनिक संक्रमण दर 0.53% दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है और देश भर में अब तक कुल 83.33 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 नए संक्रमितों की पहचान की गई। ये सभी संक्रमित रांची जिले में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में कोविड के 18 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,07,08,111 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का एक शिष्टमंडल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिला। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। उधर जिंदल स्टील एंड पावर के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कारपोरेट अफेयर सेवानिवृत्त कर्नल समित कुमार साहा ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानी पांडे गणपत राय को 64वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1858 में अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक पांडे गणपत राय का रांची के जिला स्कूल के पास कदम पेड़ पर फांसी दे दी थी। शहीद स्मारक पर आज शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह शामिल होंगे। आप सबको पूरे राज्यवासियों को शहीद चौक का ये शहीद स्थल के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी गणपत राय जी के इस शहीद स्थल पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं और गणपत राय जी के भूमिका के बारे में और इस राज्यवासियों के प्रति जो बलिदान रहा, निश्चित रूप से अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमेशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी तारावती का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म पंजाब के भटिंडा में 21 अप्रैल 1908 को हुआ था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। तारावती के पिता मुरारी लाल आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने तारावती की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की और उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए लाहौर भेज दिया। विवाह के बाद भी तारावती आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहीं और अपने पति के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गयी। उन्होंने खादी के उपयोग को बड़ी सक्रियता से बढ़ावा दिया।
1930 में उन्होंने मुजफ्फरनगर में शराब की बिक्री के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें 3 महीने के कारावास में भेज दिया गया। तारावती की 3 महीने की छोटी सी बच्ची भी उन्हीं के साथ जेल में ही रही। होठों पर वंदे मातरम और जय हिंद का मंत्र लिए तारावती ने 3 महीने कारागार में खादी बुनते हुए गुजारे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें कैद कर लिया गया और वाराणसी में जेल में रखा गया। आजादी मिलने के बाद भी तारावती अपना जीवन जनसेवा में समर्पित करती रहीं। 2007 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित आवास में उनका निधन हो गया। आज हम असम के स्वतंत्रता सेनानी मनगोविंद चक्रवर्ती का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म धुबरी जिले के सुदूर सत्रसाल गांव में 21 अप्रैल 1893 को हुआ था। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी कानून की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। मनगोविंद एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। 1919 में कलकत्ता से ग्रेजुएशन करने के बाद वे असम लौटे और अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्धनों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने लगे। 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद मनगोविंद ने कलकत्ता की गलियों में विदेशी वस्त्रों को जलाने का अभियान चलाया और खुद खादी पहनने की शुरुआत की, जिसे उन्होंने आजीवन जारी रखा। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। आजादी के बाद मनगोविंद ने पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया। उनके अथक प्रयासों से धुबरी जिले में 9 स्कूल, 4 सरकारी औषधालय और 2 डाकघरों की स्थापना हुई। मनगोविंद चक्रवर्ती का निधन 20 अप्रैल 1973 को धुबरी में हुआ। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उनके दुखी परिवार को टेलीग्राम से संवेदना संदेश भेजने वाले पहले लोगों में थे। आज हम स्वाधीनता सेनानी गणपत राय पांडे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। 17 जनवरी 1809 को रांची में जन्मे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। उन्होंने 1857 के संघर्ष में सक्रियता से भाग लिया। ब्रिटिश सेना ने मार्च 1858 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और 21 अप्रैल 1858 को रांची में उन्हें फांसी दे दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR पटना की अनुसंधान सलाहकार समिति तथा RHR हैदराबाद की एक टीम ने प्रधान वैज्ञानिक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड स्थित आनंदी ग्राम में मैत्री फाउंडेशन द्वारा किसानों की आर्थिक मदद के लिए 25 एकड़ भूमि में की जा रही खेती का अवलोकन किया। मैत्री फाउंडेशन द्वारा यहां किसानों को खेती से नई तकनीक से जोड़ने के लिए परवल, करेला, टमाटर, तरबूज और शिमला मिर्च का प्रत्यक्षण किया गया है। मैत्री फाउंडेशन के संचालक सचिन झा ने बताया कि आनंदी अवस्थित इस 32 एकड़ की फार्म में भारतीय कृषि एवं बागवानी अनुसंधान केंद्र पलांडू के सहयोग से परवल के बीज और नर्सरी के प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। मैत्री फाउंडेशन और ICAR रामपुर के साथ एक MOU हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके माध्यम से किसानों को परवल की पौधा की बात करें या वेजिटेबल सीड की बात करें, अच्छे प्रभेद की बात करें, तो वो खासकर हम लोग सीड प्रोडक्शन और नर्सरी प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय कृषि एवं बागवानी अनुसंधान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि मैत्री फाउंडेशन से आज एक MOU किया गया है, जिससे परवल की सप्लाई और बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो प्लांट सप्लाई नहीं कर पाते हैं वो डिमांड को हम लोग इनसे MOU किए हैं। हमारा वेराइटीज़ का ये पौधा बनाएंगे और पूरा झारखंड में सप्लाई करेंगे। हमारा 3 वेराइटी है परवल का, स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रुचि और स्वर्ण रेखा। तो ये तीनों का ये मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश किए हैं, उसी को हम लोग आज देखने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको हम आशा करते हैं आगे बढ़ेंगे। भारतीय कृषि एवं बागवानी अनुसंधान केंद्र की टीम मैत्री फाउंडेशन के कार्यों से संतुष्ट दिखी और कहा कि यह फाउंडेशन किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के चांच पंचायत स्थित डुमरी जोड़ में आज सुबह जोरदार आवाज के साथ लगभग 50 फीट के दायरे में जमीन धंस गई। हाँ, वो तो पूरा खदान है।
यहीं पर खदान है। पूरा खदान है, ये जितना लड़का जा रहा है उधर से उधर खदान है। फिर उधर से लेता है आदमी बोला कि भरा वाला उतरा है मिली भगत है सर। हुआ है इस क्षेत्र में जो है कोयला चोरी का धंधा तो बहुत दिन से चल रहा है और इसमें कम से कम हमारा जहाँ तक नॉलेज है कि 5 बार पुलिस प्रशासन, SDPO, चिकुंडा थाना, मैनेजमेंट सब आ करके कौन कौन मुहाना को बंद करता है, वो लोग चला जाता है, फिर दूसरा दिन से चोरी शुरू। इसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा हादसा यहाँ घट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मौसम का मिजाज बदलने से रांची समेत राज्य के कई जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज 21 तारीख में आज राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इवेंट देखने को मिल सकते हैं। और इस दौरान जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की देखी जा सकती है। अब 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखी जा सकती है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में जो हवा की गति होगी कल वो 40 से 50 किलोमीटर तक भी जा सकती है। और 23, 24, 25 ये तीनों दिन फिर ड्राई है। तो मेन जो इवेंट है आपको देखने को मिलेगा वो आज, और जो सबसे जो मेन इवेंट है वो कल आपको देखने को मिलेगा जिसमें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में कल 61 केंद्रों पर कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। लातेहार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त ने मास्टर ट्रेनरों को चुनाव की कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। गुमला के उपायुक्त ने आज चंदाली स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला में प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार प्रवासन के लिए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव के तहत खोला गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में बसे मीठा झरना गांव में मलेरिया जांच की, जिसमें 19 लोग पॉजिटिव पाए गए। ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया गया और दवाएं दी गई।
देवघर के उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स की विधि व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। मेला के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स विधि व्यवस्था की कमान संभालेगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खूंटी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां द्वितीय चरण में कर्रा, तोरपा एवं रनिया में चुनाव होना है। चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने दिव्यांग जनों से आधार कार्ड बनाने के लिए आज से शुरू शिविरों में उपस्थित होकर अपना कार्ड बनवाने की अपील की है। यह शिविर 30 अप्रैल तक चलेगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस पर उत्कृष्ट लोक प्रशासकों को किया पुरस्कृत। थोड़ी देर बाद लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व समारोह को करेंगे संबोधित। राज्य में पेयजल संकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समस्या के समाधान के लिए सरकार कर रही है प्रयास। जन शिकायतों के निराकरण के लिए कॉल सेंटर का गठन। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर चल रही है तैयारी। और राज्य के कई हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा।